नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ कैंप विद अपर्णा, जिस पर हम चर्चा करते हैं गंभीर बीमारियों के बारे में, लक्षण से इलाज तक। देखिए, हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मामले सामने हैं जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति है जो खाना खा रहे हैं या जिम कर रहे हैं या फिर कहीं मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, अचानक से वो गिरते हैं और उनकी सडन डेथ हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखा जा रहा है पिछले 5 से 6 सालों में ऐसे आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साजिद अंसारी मौजूद है। सीधे हम जुड़ते हैं, बगैर देरी के आपको भी मिलवाते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। सर, पहला सवाल तो यही है कि हार्ट अटैक में और ये जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, इसमें क्या अंतर होता है? सर, अगर बेसिक अंतर हम समझना चाहें, क्या बहुत ज्यादा अंतर होता है या दोनों चीजें एकदम अलग ही हैं? नहीं, आपका सवाल बड़ा वाजिब है और बड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्या कहें उसको। हार्ट अटैक हम तब कहते हैं जब हार्ट की मुख्यतः 3-4 नसें जो होती हैं, जिसको लेफ्ट मेन कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, आरसी, एलसीएक्स, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, प्लाक की वजह से वो नसें बंद हो जाएं और खून का दौरा ख़त्म हो जाए। वो हार्ट अटैक कई तरीके के होते हैं, तो उसको हार्ट अटैक कहा जाता है। उसके मुख्यतः सिम्टम होते हैं पेशेंट को चेस्ट पेन होना, पसीना आना, चलने में तकलीफ होना। कुछ ऐसे अटैक भी होते हैं जिसमें पेशेंट को ऑल ऑफ सडन सिनकपी होती है, बेहोशी सी होने लगती है। तो जो हार्ट की मुख्यतः आर्टरी होती है, मेन आर्टरी 3, 4, 5, 6 जो होती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि कोई हमारे सामने बैठा है और ऑल ऑफ सडन वो कोलैप्स हो गया, तो हार्ट अटैक उसका एक वजह हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट का बस वजह हार्ट अटैक नहीं है। यानी जो हार्ट की और बीमारियां, जैसे हार्ट की मांसपेशियों की बीमारी है, कार्डियोमायोपैथी, एक नए उम्र की बीमारी कम उम्र में जो होती है, जिसको कि हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, स्पेशली हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ARVD की एट्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया, सिक साइनस सिंड्रोम है बच्चों को, ब्रुगाडा सिंड्रोम बच्चों में, जो बच्चे ऑल ऑफ सडन कोलैप्स कर जाते हैं। तो हार्ट अटैक हार्ट के आर्टरी के ब्लॉकेज की बीमारी है, और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जब होता है तो हार्ट अटैक उसका एक पार्ट है। यानी हार्ट की और बीमारियां भी जो हैं उसमें शामिल हैं, या तो वाल्व की प्रॉब्लम है, या मसल की प्रॉब्लम है, या कंडक्शन डिफेक्ट है। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब आप सडनली कोलैप्स हो गए, साधारण भाषा में, मैं टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। आप कोलैप्स हो गए तो उस कोलैप्स होने के पीछे हार्ट अटैक होगा। हो सकता है कंडक्शन डिफेक्ट हो, उसको एवी ब्लॉक हो गया हो सकता है उसको ARVD रहा हो, उसको सडनली एरिथमिया जनरेट हुई हो, चला गया। हो सकता है उसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी रही हो, सडनली वो खेल रहा था, टेनिस खेल रहा था, कुछ कर रहा था, ग्रेडियंट डेवलप हुआ, LVOT ब्लॉक हुआ, एरिथमिया जनरेट हुई, वो कोलैप्स कर गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो हार्ट अटैक एक आर्टरी की बीमारी है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हम सडनली कोलैप्स हो गए। उसमें से हार्ट अटैक भी एक वजह हो सकता है, लेकिन दिल की और बीमारियां भी हो सकती हैं उसकी वजह। सर, इसके तमाम वीडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, तमाम वीडियो सर आपने भी देखा होगा। क्या सर आपकी ओपीडी में इस तरीके के केसेस आते हैं कि इमरजेंसी में कुछ मौका मिल गया हो कि हाँ, मरीज बच सकता है कार्डियक अरेस्ट में भी? बिल्कुल, बिल्कुल बचता है और बचाना चाहिए और कोशिश होना चाहिए। समस्या 2-3 लोगों लेवल पे इसमें आती है। जैसे टेक्निकली मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, लखनऊ में, टेढ़ीपुलिया और विकास नगर में, मेरे बड़े वेल ऑफ और बड़े हाई क्लास के पेशेंट नहीं आते। दिस इज ट्रू। आई मीन कॉरपोरेट पेशेंट नहीं होते हैं जो बड़े एजुकेटेड हों। तो कई बार होता है कि पेशेंट आया हमारे पास और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे तो पेट में जलन सी हो रही है, गैस चढ़ी हुई है, बस लग रहा है गैस ही है, और गैस का इलाज कर दीजिए। मैंने उसकी कुछ बेसिक सी जांचें की। अब बेसिक जांचों में एक बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ सस्पिशन है। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ कहूँगा, जैसे एक 30 ईयर ओल्ड मेल और फीमेल स्टूडेंट या नॉर्मल पर्सन मेरे सामने आया और वो कह रहा है कि मुझे तो बस जलन सी हो रही है डॉक्टर साहब, तो मेरा सस्पिशन इस बात पे कम है कि इसको हार्ट की समस्या होगी। तो उसको मूलतः कम जांचों पे ECG, इको वगैरह करके हम ठीक दिख रहा है तो कहेंगे ठीक है, यू कैन गो।
लेकिन अगर जो वही कोई 50 साल का बंदा है बंदे मेरे सामने और कह रहा है कि मुझे तो बस गैस ही बन रही है और कुछ नहीं है, लेकिन मैं चलती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ बढ़ती है, लगता है जलन बढ़ रही है, डिस्कम्फर्ट होता है, मेरी ईसीजी नॉर्मल आ रही है, मेरी इको नॉर्मल आ रही है, पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, तो दैट इज हाई रिस्क पेशेंट। तो हम उसको ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि तुम्हारा ईसीजी को नॉर्मल जाओ, तुम्हारा हार्ट नॉर्मल, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, दैट इज अ हाई रिस्क पेशेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कार्डियक अरेस्ट में पहुंचने से पहले, हार्ट अटैक होने से पहले जो वार्निंग सिम्टम है उसको क्लिनिकली ठीक से जज किया जाए। मर्ज होने से पहले मर्ज को पकड़ने की जो विधा है, डॉक्टरों में मर्ज सूंघने की विधा होनी चाहिए, और मरीज की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर जो उसको लगता है कि नहीं हमारा डॉक्टर सही है तो उसकी बात माने। और मेरी प्रैक्टिस में ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जो जिसको लोग कई बार कहते हैं कि यार ये परेशानी का सबब हो सकता है, मेरे लिए वो अच्छा है। जब मैं कहता हूँ कि तुम्हारी ईसीजी में ये है, तुम हमारी बात मान लो, तो समस्या एक और है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें हार्ट अटैक है, लोडिंग खिला दिया और तुम जाओ, अब लारी चले जाओ, आम आदमी के लिए एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। तो फिर वहाँ से अपने फूफा को फ़ोन मिलाएगा, नाना को फ़ोन मिलाएगा, अब वो फैसला करेगा। डॉक्टर मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुमको इतने देर में होना चाहिए, बट दैट विल डिसाइडेड बाय रिलेटिव। तो मैं कहता हूँ कि मेरी ईसीजी को जो मेरी कथन है उसको तुम गूगल बाबा से डाल दो, चैट जीटीपी डाल दो और देख लो मैं कितना सच हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन जो कह रहा हूँ वो करो। मतलब ये कह सकते हैं कि सर डॉक्टर के ऊपर लोगों विश्वास नहीं करते हैं, या फिर मतलब उन्हें लगता है कि रिलेटिव से पूछ ले हम ज्यादा बेहतर है। यस, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अदर साइड भी है, ताली दोनों हाथ से बजती है। डॉक्टर साइड से भी अगर जो कई बार इग्नोरेंस की बातें अगर जो होती हैं, अगर जो कोई ईसीजी और इको की बिना पे अगर ये कोई डॉक्टर ये कहता है कि आपका हार्ट नॉर्मल है, तो टोटली गलत है। जब हम किसी चीज़ की डायग्नोसिस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ गई होंगी तो पहले आप कहते हैं मुझे ये तकलीफ़ है, फिर डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछता है, फिर आपको एग्जामिन करता है, फिर जांच की बारी आती है। जब चारों चीज़ें मिल जाती तो एक डायग्नोसिस। कई बार मेडिकल साइंस में चारों चीज़ मिलने के बाद भी डायग्नोसिस नहीं बनती। सो व्हाट इज क्लिनिकल सस्पिशन? इन मेडिकल साइंस देयर इज नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट, देयर इज अ ग्रे एरिया एंड दैट बेनिफिट शुड बी गिवन टू पेशेंट। व्हाट इज योर क्लिनिकल डायग्नोसिस? मेरी क्लिनिकल डायग्नोसिस में अगर जो कोई 60 साल का बंदा स्वेटिंग चेस्ट पेन करके आया और उसकी ईसीजी मेरे सामने नॉर्मल दिख रही है एंड इज डायबिटिक, पहले 1 to 2 घंटे में कई बार ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, तो माय सस्पिशन इज ही इज हैविंग एक्यूट एमआई, सो आई विल गिव लोडिंग। सर डायबिटीज से पीड़ित जो मरीज हैं और शुगर से पीड़ित जो मरीज है जिसे हम कहते हैं, तो सर क्या ऐसा होता है क्या कि डायबिटीज वाले मरीज और साथ ही ये जो बीपी वाले मरीज होते हैं, इनको कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की जो समस्या है वो हो सकती है, संभावना बढ़ जाती है? मैंने बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब हम ये कहें कि दिल की बीमारी किसको ज़्यादा होगी, तो उसके रिस्क फैक्टर हैं। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे हाथ में, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको ऊपर वाले ने दे दिया हमें। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ये है, हम अपने शुगर को कंट्रोल रखें, अपने बीपी को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को सही रखें, जो बैड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग ना करें, जो वेस्टर्नाइज डाइट वाला माहौल है उसको कम रखें, ओबेसिटी को कंट्रोल रखें। ये सारी चीज़ों को जब मिलाते हैं तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को कम करते हैं। अब यहाँ पे एक और कहानी होती है। मरीज कहते हैं सर आप मुझे तो समझा रहे हो, हमारा दोस्त तो कुछ नहीं पीता था, उसको तो अटैक पड़ गया। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर भी है जो ऊपर वाले ने हमें दे दिया, हमारे पेरेंट्स से मिला, जो जेनेटिक्स में प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसलिए हमारे हाथ में जो है हम उसको करें, हम उसके बारे में ना सोचें जो ऊपर वाले के हाथ में। तो मैं ये कह रहा था, जो हमारे टीचर ने कहा कि क्या हम सारे रिस्क फैक्टर को ख़त्म करें तो हमें अमृत तो मिल जाएगा? नहीं, समथिंग डिसाइडेड बाय गॉड एंड विच वी डोंट नो। ज़रूरत ये कि हम जो जानते हैं उसको करें, उसको अडॉप्ट करें। हम लेट नाइट मंचिंग करेंगे तो फैटी लीवर होगा, फैट बनेगा, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने की संभावना बढ़ेगी। तो जो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि अर्ली डिनर कर लो,
अर्ली बेड अर्ली टू राइज, व्हाई नॉट। जब हम जल्दी खाना खाएंगे, फैटी चेंजेस कम होंगे, तो इस बात की संभावना बढ़ेगी कि हम स्वस्थ रहें। सर ऐसा हो रहा है क्या कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से कार्डियक अरेस्ट के मरीज बढ़े हुए हैं? मुझे लगता है कि मैं जहाँ जाता हूँ ये सवाल पूछा जाता है और पूछा जाना भी चाहिए। कोविड इटसेल्फ होना वेस्कुलर प्रॉब्लम के हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ, सर्दी जुकाम बुखार तो हो गया उसे। इट वाज ए हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। इसका मतलब क्या, हाइपर माने बढ़ा हुआ, कोआगुलेशन माने खून के थक्का जमने की क्षमता। तो ये देखा गया कि कोविड के मरीजों में इस तरह की बीमारियां, जिससे कोआगुलेशन डिसऑर्डर बढ़ता है, थ्रोम्बोसिस बढ़ती है, एम्बोलिज्म बढ़ता है, ये बढ़ने लगा। तो एम्बोलिज्म इन टर्म्स ऑफ डीवीटी या पैरों की नसों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रही हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा हो, आर्टेरियल एम्बोलिज्म हो रहा हो, ये देखा गया कि उस वक्त ये चीज़ें बढ़ रही थी। तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट रहा, उसमें कोई शक की बात नहीं। इसीलिए कोविड के दौरान हम लोग प्रोफिलेक्टिक, जो एक नोए ग्रुप ऑफ दवा थी, नोवल ओरल एंटीकोआगुलेंट, जिसकी वजह से कोआगुलेशन डिसऑर्डर बेहतर रहे और ये इंसिडेंस ना हो, उसको हम लोग देते थे 3 to 6 मंथ के लिए। तो ये चीज़ें नोटिस में हैं, दिस इज नथिंग न्यू। स्पेशली एम्बोलिक डिसऑर्डर, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर, जिससे आर्टरी ब्लॉक होती थी, ये नोटिस की गई थी। सर क्या वैक्सीन का भी असर पड़ा है लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, हार्ट के ऊपर? ये आई मीन कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं है जिसको हम कोट, हम एक्चुअली देखिए मेडिकल साइंस में हम कहते वही हैं कि जो हमें पता है। जैसे हम कोई दवाई लिखते हैं तो मैं आपके एग्जाम्पल से मैं कोट कर रहा हूँ, मरीज कहते हैं कि सर मैं वो ना आयुर्वेद वाली भी खा रहा था, मैं खाऊं कि ना खाऊं। मैं कहा भाई मैं आयुर्वेद पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ, आप खाओगे नहीं अपने डॉक्टर साहब से पूछ लेना। डेट पैथ इज ऑल्सो गुड। इन द सेम वे आपने पूछा वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन के बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड ऐसा प्रूफ नहीं है हमारे सामने कि इसको करने के बाद हमें ये चीज़। सर अचानक से मतलब कि जो डेथ सामने आने शुरू हुई है, आंकड़े आने शुरू हुए हैं, उसमें ये लोग दावे कर रहे थे। अब इस पे सच नहीं कितना नहीं सच्चाई नहीं है? नहीं, दावे एक्चुअली वही ना, जैसे उसको हमें प्रूफ करना हाँ, पड़ेगा ना प्रूफ कि नहीं है। हमें ये हो सकता है उसको पहले वेस्टर प्रॉब्लम चलती रही हो एंड इट वाज अ नेचुरल प्रॉब्लम कि इसको थ्रोम्बोएम्बोलिक प्रॉब्लम हुई, दैट वाज बिकॉज ऑफ वैक्सीन। तो कोई ऐसी मेजर आई मीन प्रूवन फैक्ट नहीं है जिसके बिना पे हम ये कह सकें कि ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई। सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट किस उम्र के लोगों को अधिक अपनी चपेट में लेता है, या इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है? जब हम एमडी करते थे तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होना प्रॉस्पेरिटी की बीमारी मानी जाती थी। ये तो बड़े लोगों को होता है, कहानी अब अलग है। मेरे क्लिनिक पे सो मेनी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 30-32 साल का लड़का आता है, साहब चेस्ट पेन हो रही है, सांस फूलती है, घबराहट हो रही है, शक्ल से ये लगता है कि कैसे अपनी वो 2 जून की रोटी खाता होगा। लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगा कि 14 साल की उम्र से बीड़ी खींच रहा था, 32 साल में कर लिया काम अपना। तो जो डाटा देखेंगी, जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडेमिया, हार्ट अटैक, इसका ट्रेंड जो बस अर्बन पॉपुलेशन तक बस सीमित था, अब वो गांव तक भी फैल रहा है। इससे एक मेरे गांव में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा वो सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं लोग, तो सब में हो रहा है। रही बात उम्र की बात, तो दिस इज़ यूजुअली डिजीज ऑफ 4 to 5 डिकेड, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 30-35 वाले खूब मरीज आते हैं जो 14 साल की उम्र से ही सुबह से शाम तक खूब फैटी डाइट शुरू किए, तमाम रिस्क फैक्टर को बढ़ाते रहे, स्मोकिंग करते रहे, फैमिली हिस्ट्री रही, 30-35 में आते आते हो जाता सर है। बहुत से सेलिब्रिटीज के भी वीडियोस सामने आए जिसमें देखा जा रहा है और ये दावा किया गया है कि वो जिम जा रहे थे, अच्छी खासी उनकी लाइफस्टाइल है, अच्छे से अपने सेहत का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन अचानक से उनकी सडन डेथ हुई। हाँ, मैंने सेलिब्रिटीज़ का नाम लें हम तो 5-10 का ले सकते हैं जितना हम जानते हैं, तो उसको परसेंटेज में आप निकालेंगे तो शायद वो 0.0001 होगा, ऐसे कुछ होगा। तो जो रेयर सी डिजीजेज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ARBD,
कंडक्शन डिफेक्ट, चैनलोपैथी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने हम जिम में जाते हैं, जिम में जाने से पहले अपने कितने लोग हम अपने को स्क्रीन कराते हैं अपनी जांच कराना। कि हमको कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो नहीं है। अब मैं दूसरे फैक्ट पे आ रहा हूँ। जिम में जाना मुझे लगता है कि एक फैसिनेटिंग जॉब हो गया है। मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जाना और फैसिनेशन में जाना है कि तुम सुबह जा रहे हो मैं भी जा रहा हूँ, दोनों डिफरेंस है। सर, जो लोग जिम में जाते हैं वो लोग सप्लीमेंट का भी प्रयोग करते हैं, क्या इसका जो इफेक्ट है वो हार्ट पे पड़ता है या सेहत पे पड़ सकता है किसी भी प्रकार से? बिल्कुल ये सही बात है, और कई सारे बच्चे आते हैं इसमें, वो कहीं से मेडिकली एडवाइजेबल नहीं है। जिनको अपने हेल्थ को बेहतर करने की ज़रूरत है वे नेचुरल रिसोर्स लें और अप टू रिकमेंडेड डोज लें जितनी आवश्यकता है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उस पे रहें। सप्लीमेंट की मेडिकली रिकमेंडेड तो नहीं है। हालांकि मुझे लगता है जो लोग जिम में जाते हैं उनको वहाँ से रिकमेंड किया जाता है, और कुछ सेवन करते हैं वो लोग। डॉक्टर्स के बच्चे भी मेरे यहाँ आए जो कि बाद में उसकी वजह से उनको समस्याएं हुई या होती हैं। तो रिकमेंडेड तो नहीं है, अब उसको लोग कितना मानेंगे ये। सर, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या अंतर बेसिक रहता है सर? इसके बारे में समझना चाहेंगे। एंजियोग्राफी एक जांच है और एंजियोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि उस नस में प्रॉब्लम है, उसको छल्ला डाल के हमने खोल दिया। जैसे मान लीजिए मैं अपने हाथ की नस का एग्जांपल ले लूँ, तो इस नस के ल्यूमेन को हम देखना चाहें तो जो जांच करते हैं उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। यानी कि उसमें डाई डाला हमने, उस आर्टरी का कैलिबर कितना है, परसेंटेज स्टीनोसिस कितनी है, किस साइड पे ब्लॉकेज है, या क्या फैसला लेना है उसके लिए, ये भी एंजियोग्राफी से पता करते हैं। बहुत सारी ऐसी भी विधा होती है जो एंजियोग्राफी के बाद भी एफएफआर या एएफआर कहा जाता है, उसको भी किया जाता है। तो मैंने एंजियोग्राफी एक जांच है कि जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को हम मेडिकली ठीक रख सकते हैं या छल्ला डालना एंजियोप्लास्टी करना ज़रूरी है। और एंजियोप्लास्टी एक इलाज है जो कि एंजियोग्राफी में प्रॉब्लम आई है तो उसको खोलने की प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहते जी। सर, अगर हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, सर देश भर में कितने ऐसे आंकड़े होंगे या क्या आंकड़े होंगे सर? कैसे लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं और आंकड़े क्या कहते हैं सर? अगर हम अपने हैं। भारत देश की बात कर लेते हैं, हार्ट किस चीज़ के अटैक की आंकड़े की बात? और हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट की। हार्ट अटैक इटसेल्फ अगर आप स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज देखेंगे तो 3 तरीके का हार्ट अटैक होता है कि मेजर एमआई जिसको एसटीएमआई कहते हैं, दूसरा नॉन एसटीएमआई, तीसरा अनस्टेबल एंजाइना। तो ये आई मीन एक्यूट प्रॉब्लम है। हार्ट की 2 तरीके, जैसे हम में से कोई बैठा और सडनली उसको प्रॉब्लम हुई तो वो तो हार्ट अटैक हो गया। उसका क्या करेंगे, जो वो कह रहा था कि सर हम बिल्कुल ठीक तो थे लेकिन हम खाना खाए ना, तो खाना खाने के बाद हमको समस्या होने लगी थी। 10 कदम चले, 2 कदम सीढ़ी पे चढ़े, मुझे चेस्ट पेन, तो उसको अटैक नहीं है, वो रेस्टिंग कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन आर्टरी इतनी ब्लॉक हो गई है कि जब भी एग्जर्ट करता है उसकी समस्या बढ़ने लगती है। तो एक्यूट एमआई का इंसिडेंस जिसके पास रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर मतलब स्मोकर है, हैवी अल्कोहलिक है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, दिस इज अराउंड 30 to 40%। सर, कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में बेसिक क्या लक्षण रहते हैं सर? कार्डियक अरेस्ट जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि कोलैप्स कर गया। कोई लक्षण नहीं, कोई सिम्टम्स? प्री वार्निंग सिम्टम जो भी होते हैं बड़े ट्रांजिएंटली होते हैं। अगर जो वेल इस्टेब्लिश जगह पे है तो उसका ज़रूर उसको रिसस्टेट किया जा सकता है। लेकिन हार्ट अटैक वाले के तो बड़ा माने क्लियर कट सिम्टम होते हैं, उसको पहचानना चाहिए, वही मैं कहना चाह रहा था। और मैं हर इंटरव्यू में अपने बताता हूँ, यहाँ भी बता दूँ कि हार्ट अटैक का दर्द जो है फ्रॉम अम्ब्लाइकस टू लोअर जा कहीं भी हो सकता है, not always on the left side, even on the right side also. Remember it, from umbilicus to lower jaw and anywhere, atypical chest pain, बस जलन हो रही है। इन्फिया वाले माई होती है जिसमें कि हार्ट रेट बहुत कम होती है, पेशेंट को चक्कर आता है, सिनकपी होती है, हार्ट रेट कम होने लगता है।
तो मैं कहा ना कि डायग्नोसिस बनाने के लिए हर पहलू पे ध्यान देना चाहिए। आज की कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरह की नहीं कि मरीज आके अपनी बात पहले बाद में बताता है, पहले रिपोर्ट पटक देता है, लीजिए साहब ये रिपोर्ट करा के आए हूँ, बताइए बीमारी क्या। जागरूकता बढ़ गई है सर। जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट कल्चर से किसको फायदा हो रहा है ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई क्लिनिकल सेंस जब हम पढ़ते थे, आज भी यही पढ़ाया जाता है कि you take proper history, you examine the patient and then come to investigation. What is this fun? कि मरीज से उसके मन की बात नहीं सुने और जांचों पे आ गए। इलाज मरीज का होना, जांच का थोड़ी होना है। वो सपोर्टिव एविडेंस है। इलाज करने के लिए जांच एक सपोर्टिव एविडेंस है। सर क्या ऐसा होता है क्या कि अगर किसी मरीज को लंबे समय से गठिया की समस्या है, तो उन्हें हार्ट अटैक की भी समस्या होती है, ब्लॉकेज की भी समस्या होती है, हो सकती है, संभावना बढ़ जाती है? सवाल अच्छा है और इस पे भी बात करना चाहिए। जो गठिया की बीमारी होती है, बड़ा एक ये कॉमन टर्म है, मरीज की भाषा है, जिसको रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। आर्थराइटिस कई तरीके की होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैस्कुलाइटिस, टेक्निकल टर्म ले रहा हूँ, जिसमें भी जोड़ों के दर्द होती है। एसएलई एक बड़ी कॉमन सी बीमारी, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। तो कुछ ऐसी वैस्कुलाइटिस होती हैं जैसे पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा है, एसएलई वगैरह, जिसमें कि सेकेंडरी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें फिर वही बात कहता हूँ कि थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारे टीचर पढ़ाते थे कि अगर जो कोई हार्ट अटैक का मरीज 30 से 40 के बीच का है और उसके बीच कोई रिस्क फैक्टर ना हो, तो जो वैस्कुलाइटिस के डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है उसको भी साथ में करा के देख लेना आवश्यक होता है, ना कि सीधे फैसिनेटिंग इन्वेस्टिगेशन पे जंप कर जाना है। जैसे किसी इस एज की कोई फीमेल आई, यूजुअली फीमेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मोन्स, लेकिन 35 की हमारे यहाँ सीएडी की पेशेंट आई जिनको हुआ, सो देयर आर अदर रिस्क फैक्टर्स। तो ऐसे में वैस्कुलाइटिस उन आर्थराइटिस में जिनमें होता है, जैसे मैंने कुछ नाम लिया, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है। और जो टेक्निकली रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक रिस्क फैक्टर है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली उनको होता है जिनकी हार्ट वजन ज़्यादा हो जाती है, घुटने में स्वेलिंग होने लगती है, चलने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो जब कल चलना कम होगा तो फैट मोबिलाइज कम होगा, ओबेसिटी आएगी, तो इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर हो जाता है। लेकिन कुछ जो हमने नाम लिया वैस्कुलाइटिस का नाम, जैसे एसएलई, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, जॉगरन सिंड्रोम, ऐसी चीज़ें रेयरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिस्क्राइब है, कंडक्शन डिफेक्ट वगैरह भी होता है, बट दैट इज़ अ वेरी रेयर डिजीज, नॉट आई मीन वेरी कॉमन। जी। सर अगर हम बात कर लेते हैं इसके इलाज की, तो जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, अगर किसी को अचानक से कोई बेहोश होता है, उस कंडीशन में परिजनों को, जो उनके रिलेटिव हैं, क्या करना चाहिए तुरंत में? कोई ऐसी मेडिसिन जो तुरंत कारगर साबित हो? बेहोश तुरंत कोई हो गया तो दो चीज़ें, घर वाले क्या करें और डॉक्टर क्या करें। डॉक्टर के यहाँ का जो पेशेंट है, जैसे हमारे क्लिनिक में भी वेटिंग एरिया में कोई होता है, तुरंत वो बेहोश हो जाता है, तो मेरा अप्रोच अलग होगा, और घर पे है तो उसका अप्रोच अलग होगा। तो नेचुरली उसमें एक ये बड़ा ट्रू फैक्ट है कि उसमें ये देखना होता है कि ये बेहोश वाकई है या बेहोश होने का नाटक कर रहा है, जिसको हम फंक्शनल पेशेंट कहते हैं। दिस इज़ ट्रू, ऐसा होता है। तो शायद वो डॉक्टर डिस्क्रिमिनेट कर पाता है जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक। अब रही बात कि कोई लड़का स्कूल से आया और उसको टीचर ने डांटा और अम्मा के सामने आके बेहोश हो गया, तो ऑब्वियसली वो उतनी डेंजरस इशू नहीं है। लेकिन घर पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि अचानक से व्यक्ति को चक्कर आए, सीने में दर्द हुआ और तुरंत वो बेहोश हो गए। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं इसीलिए इसको डिफाइन क्लिनिकली कर रहा हूँ कि एक लड़के को स्कूल में डांट पड़ी और अपनी अम्मा के सामने आके कहा मुझे चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, तो शायद वो इतना डेंजरस कंसर्न नहीं है, विथ वेरी रेयरली एक्सेप्शन। लेकिन अगर जो आपने कहा कि कोई 40-50 साल का बंदा घर में बैठा हुआ मेरे सामने, मेरे भाई हैं, और मैं मैंने वो कहने लाइक मुझे चक्कर आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तब हमें क्या करें? मुझे बेहोशी सी छा रही है, और बेहोश भी हो गए।
तो जब बेहोश हो गए तो आप संभवतः उस वक्त आप एज ए लेमैन क्या कर सकते हैं? तब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले जो प्रोड्रोमल सिम्टम थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे चक्कर से आ रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है, तो वो एक हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते थे, बीपी बढ़ने के सिम्टम हो सकते थे, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में जो हम लोडिंग डोज कहते हैं, या मेरे वैलेट में भी रखा होता है, जो मैं सलाह भी देता हूँ कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं या ऐसा लगता है कि इनको हार्ट की संभावना हुई होगी, तो जिसमें खून पतला करने की दवाई होती है इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम टू 325 वाट एवर इट अवेलेबल, क्लोपिडाग्रिल 300 मिलीग्राम एंड एटारवास्टेटिन 80 मिलीग्राम। इकोस्प्रिन को चबा के खाना होता है और वो बाकी दोनों दवाइयाँ पानी के साथ, और सॉर्बिट्रेट चूसनी होती है। तो ये अगर जो वजह हार्ट से ताल्लुक होगी तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है, और देन यू कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर। हाँ, लेकिन अब इससे कंट्राडिक्टरी है कि अगर जो वही कोई बेहोशी को जब ब्रेन हेमरेज है तो हम खून पतला करने की दवाई दिए तो मामला और उल्टा हो रहा है। तो कुछ चीज़ें डॉक्टर को डिसाइड करनी होती हैं, जो डॉक्टर क्लिनिक पे करेगा। लेकिन एज ए हम बाईस्टैंडर, जब हमारे सामने घर वाला कोई है, कोई आम आदमी है, मैं बाहर हूँ, मेरे सामने ऐसा कोई कहने लगा, तो हम क्या कर सकते हैं? सॉर्बिट्रेट चूसने की उसको दे सकते हैं, ऐसा लगता है तो खून पतला करने की दवाई दे सकते हैं, उससे संभवतः हम उसकी जान बचा सकते हैं। जी सर, आखिरी में आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? पब्लिक को मैसेज हम यही देंगे कि हम सब प्राणी एक ही हैं, वो डॉक्टर हो, मरीज हो, घर वाले हों, जो बीमारी हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मेरा मरीज प्रैक्टिकली नहीं मानता तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ये तुमको बीमारी हुई है या फरिश्ते को हुई है। मेरा अप्रोच वही है, या मैं किसी वीआईपी को दवा लिख रहा हूँ, सबके लिए एक ही है। तो दवाई की बात ही क्यों आए, एक ये भी कंसर्न है। तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे ज़्यादा ध्यान दें हम लोग तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ को हेल्दी रखें। जो कुछ कहा गया पहले कि जल्दी खाना खाएं, जल्दी भोजन करें, जल्दी उठें, हेल्दी खाना खाएं, यथासंभव जितना हो सके एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करें। पार्क में ना जाएं तो रिस्ट वॉच में ही आप लोड कर लें, रोज़ कुछ स्टेप चलें। कोशिश ये भी रहे कि जो और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से बचें, और हो जाए तो एक्सपेरिमेंट ना करें। हमारे मरीज, बिलीव मी, ये शायद आपको भी होगा, तो या जो हमारे कैमरा मैन इनको भी होगा, अगर जो मेरे क्लिनिक पे और मैं बीपी की दवा शुरू करूँगा तो इनका पहला सवाल यही होता है कि ये बताइए खाएंगे तो क्या पूरी ज़िंदगी खाना पड़ेगा? रोज़ मरीजों का ये सवाल लोगों होता का है, सवाल यही है। और होना भी चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसको वस्तुतः एक्सप्लेन करें। तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि भैया हमें तुम्हारा बीपी नॉर्मल चाहिए, वो 1 दवा से हो या 3 दवा से हो, नॉर्मल चाहिए। तुमने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लिया, डैश ईटिंग को अडॉप्ट कर लिया, डाइटरी अडॉप्शन टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि, और उसके बाद भी नहीं कंट्रोल है, तो क्यों तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मेडिसिन ले। भाई तुम सिक्के के एक पहलू को पूछ रहे हो, क्या दवा खाएंगे तो पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी? सिक्के का दूसरा पहलू पूछो मुझसे कि नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे हार्ट और किडनी खराब होगी। तो बिना दवाई के स्वस्थ रहो भाई, क्यों दवाई खाओ? लेकिन अस्वस्थ हो तब उस पर एक्सपेरिमेंट मत करो, डॉक्टर की सलाह लो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए आपका। जैसा कि आपने देखा कि एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम बातें बताई है कि हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में अंतर क्या होता है। दवाई की तरफ रुख तब करना है जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, या आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो रहा हो, या आपका शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ और शुगर। इसके अलावा अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तब आप दवाई का इस्तेमाल करें और दवाई का सेवन ज़रूर करें। जो भी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है उस दवाई का सेवन ज़रूर करें ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो नियंत्रित रहें। और अगर आप मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं तो अभी से आपको बता दे रहे हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर लीजिए और अपनी डाइट में योगा को शामिल कीजिए, अच्छे खाना खाइए जो आपके शरीर पर लगे और आप स्वस्थ रहें ताकि आप निरोग रहेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नई बीमारी के साथ। तब तक देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।